सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एवं जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट हंट पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये देखिए, ये मैंने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अब इसका सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि अब ये नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं खास तौर पर चर्चा करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में कुछ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देन वी शैल डिस्कस अबाउट परमिटिविटी, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। फाइनली वी शैल टॉक अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलोड बाय अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। सर्टेन न्यूमेरिकल एग्जांपल वी शैल डिस्कस। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले टर्म पे कि जो न्यूट कूलम्ब्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने दो वेक्टर्स पर विशेष ध्यान दिया था। एक तो एफ फोर्स वेक्टर और दूसरा एक इसका डिस्टेंस वेक्टर। तो हमने उसको डेफिनेटली हमने डिसाइड किया था कि F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1 एंड F12 का मतलब था फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले कुछ पॉइंट पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ विशेष बातें। उसमें एक ये लॉ भी था कि न्यूटन्स लॉ में जो दोनों फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, जो दोनों चार्जेस पे लगते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये जो आपका यूनिट वेक्टर था R21 और R12 ये भी इक्वल और अपोजिट थे। तो these are two important things which you should means the two charges exert equal and opposite forces on each other, so the Coulombian forces obey Newton's third law। ये एक हम बात कर चुके हैं। दूसरे नंबर की बात जो है, Coulombian forces act along, that is along the line joining the centers of two charges so that they are central forces। जैसे आपके ये दो चार्जेस हैं Q1 और ये Q2, ठीक है, इनको मिलाने वाली लाइन, इनकी जो लाइन होगी, इनके सेंटर से जो लाइन जाएगी वो इनकी ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उनके अलोंग ये फोर्सेस काम करते हैं। आइदर द फोर्सेस कुड बी अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपके दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये यहाँ पर इन चार्जेस में जो फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में जो फोर्स है वो आपका रिपल्शन फोर्स है और जो रेड कलर में फोर्सेस दिखा रखे हैं वो आपके अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, देखिए जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि दो फोर्सेस इक्वल अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर Q1 और Q2 के एग्जांपल से हमने ये देखा। देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है। तो अगर अगर Q2 पर फोर्स 2 न्यूटन है तो Q1 पर भी फोर्स 2 न्यूटन होगा। मींस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग लगता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस के केस में ऐसा नहीं होता, विच इज नथिंग बट अ नॉन सेंट्रल फोर्स। इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ा था 11th क्लास में, वो भी आपका सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। तो दिस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्बियन फोर्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर वन कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर रेस्ट पर है तभी ये कूलम्ब्स लॉ काम करता है। अगर चार्जेस मोशन में तो उस केस में कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है। नंबर टू, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। जैसा कि आपने देखा कि दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस कब बोलते हैं, जब उनके जो डायमेंशन उसके रेस्पेक्ट में उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था आपसे कि पॉइंट चार्जेस अपने आप में स्मॉल चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन हम उनके बीच की दूरी को देखते हुए उनको पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज का होता है 10⁻⁻15। दोस्तों ये 10⁻⁻15 मीटर है, ओके। और बिकॉज फॉर द डिस्टेंसेस 10⁻⁻15, मतलब 10⁻⁻15 से कम डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्सेज आपके डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हमारे यहाँ पर कूलाम फोर्स है वो आपका वर्क नहीं करता, ओके। तो ये देखिए, जैसे ये केस नंबर 1 हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है। तो यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K है आपका कूलम्बियन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। Q1 Q2 दोनों चार्जेस और R इनके बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपका फोर्स जो है आपका ये कूलम्ब फोर्स काम करेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे ये आपकी सॉलिड बॉडी है, ये देख रहे हैं आप, ये दूसरा जो है ये कोई स्टोन या कोई बड़ा पत्थर तरह का है, कोई पत्थर सा जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड बॉडी है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है। तो उसके बीच में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब F इज नॉट इक्वल टू K Q2 अपॉन स्क्वायर, बिकॉज इन दिस केस वन चार्ज इज बेसिकली a solid body, okay। So in this case, since one charge is not a point charge, therefore the coulombs not
कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन सच केस। तो ये आपके कुछ लिमिटेशंस थे। अब देख लेते हैं हम परमिटिविटी के बारे में। व्हाट इज परमिटिविटी? देखिए परमिटिव प्रॉपर्टी है एक मीडियम की, तो परमिटिविटी को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम which determines the electric force between the two charges situated in that medium। मतलब दो चार्जेस के बीच जो फोर्सेस लगते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है परमिटिविटी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, उनके बीच अगर फोर्स F लगा हुआ है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो F21 जैसे हमने बताया था आपको, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R12 है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया डायरेक्शन के लिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.86 इनटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इस पूरे सिस्टम को दोस्तों, ये वाला जो सिस्टम है, इसको अगर हम किसी पानी में इसको डुबो देते हैं, अगर इसको पूरा मर्ज कर देते हैं पानी में, तो उस केस में इसमें फोर्सेज जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी आप कह सकते हैं 80 होता है, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो 1/80 रह जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इन दैट केस द फोर्स वुड बी चेंज्ड। तो दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड परमिटिविटी। अब परमिटिविटी तीन तरह की हो सकती है, मतलब तीन डिफरेंट नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हूँ। एक एप्सिलॉन नॉट के तरह दिखाते हैं आप इसको, एक होता है एप्सिलॉन जो आपका मीडियम का हो सकता है, एक एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन आर का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन एम का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एक ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज कॉल्ड द फ्री स्पेस परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई 8.8 पॉइंट इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो एफ है, एफ की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये परमिटिविटी फ्री स्पेस है यहाँ पर, ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो के की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन आर, जिसको आप बोल सकते हैं मतलब रिलेटिव परमिटिविटी विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है विच यू शुड रिमेंबर। ओके, अब देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड some distance apart in the free space to the force between the same two charges when they are placed in the same distance apart in the given medium। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर दो चार्जेस को आप वैक्यूम में रख दें, उनके बीच में फोर्स आप मेजर कर लीजिए, और फिर उन्हीं चार्जेस को, उस पूरे सिस्टम को आप अगर जो है किसी पर्टिकुलर मीडियम में ले जाते हैं, तो वहां पर फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस में डिफरेंस आता है, उस रेशियो को आप रिलेटिव परमिटिविटी की तरह से आप मेजर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन आर, या फिर इसको कभी कभी के से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस स्मॉल के को कूलम्ब कांस्टेंट से कंफ्यूज मत कीजिए। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज अगेन द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन द फोर्स इन मीडियम। तो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी और समटाइम्स नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के की वैल्यू यहाँ पर होती है 1 वैक्यूम के लिए, और एयर के केस में दिस इज 1.00054, एंड फॉर वाटर दिस वैल्यू इज नथिंग बट 80। तो ये आपका मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाता है। तो ये परमिटिविटी या जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये आपका बेसिकली प्रॉपर्टी होती है एक पर्टिकुलर मीडियम की, जो कि जो सिस्टम या चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ की वैल्यू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर के जो बेसिकली कूलम्ब मेन कांस्टेंट है, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू। तो के की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूंगा, 80 कर दूंगा, तो उसी हिसाब से 1/k टाइम्स हो जाएगा था। तो पानी में पूरा सिस्टम ले जाने पर ये फोर्स जो होगा वो आपको 1/80 टाइम्स रह जाएगा, किसके फोर्स के? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा था। ओके, अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये हमने क्वेश्चन लिया है पर टू आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of charge Q? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में और बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं ए और सी है, तो ए और सी पॉइंट हैं जिन पर आपके दो चार्जेस लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू क्यू है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्मॉल क्यू, मतलब इस स्मॉल क्यू चार्जेस को इस जो लाइन, जो सेंट्रल फोर्स जो है, इसका सेंट्रल लाइन है, इस पे कहां पर रखा जाए कि जहां पर इस ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने आर एज्यूम कर लिया, स्मॉल आर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और हमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए ये जो स्मॉल जो चार्ज क्यू रखा हुआ है उसको हमने चार्ज जो Q, मतलब ये ए पॉइंट से, ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा उसके रेस्पेक्ट में x दूरी पर, जैसे ये देख रहे हैं आपको रेड कलर में x लिखा है, तो x दूरी पर हमने इस चार्ज को प्लेस कर दिया है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यू इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब क्यू का नेचर क्या होना चाहिए। देखिए दोनों चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव हैं, जो ए और सी पर जो चार्जेस रखे हुए हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब ये दोनों के बीच फोर्स रिपल्शन लगेगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोनों पर रिपल्शन फोर्स लग रहा है। अब रिपल्शन फोर्स लगा है तो बीच में मैं ऐसा चार्ज रखूंगा जो इसके अपोजिट हो, सो दैट अगर सी की वजह से इस पर फोर्स लगे और ए की वजह से इस पर फोर्स लगे तो उसको बैलेंस कर पाए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ forces on it by the charges at A and C are equal and opposite। जब तक ये इक्वल अपोजिट फोर्सेज में तब तक ये क्यू बैलेंस में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ए पर चार्ज क्यू रखा है और बी पर जो चार्ज क्यू माइनस क्यू रखा है, क्योंकि माइनस क्यू लेना पड़ेगा, अगर ये प्लस क्यू ले लूंगा तो वहां पर ये बैलेंस नहीं आएगा। तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए अगर प्लस क्यू लेंगे और ये स्मॉल क्यू भी, अगर मतलब ये जो मैंने बीच में जो चार्जर का अगर ये भी पॉजिटिव ले लेता हूँ तो क्या होगा, इन दोनों पर रिपल्शन फोर्स लगेगा तो ये ए से सी की तरफ लगेगा। और इसी तरीके से जो सी पर क्यू की वजह से वो चार्ज लगेगा ये इस पर अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट दिस फोर्स is not balancing the two charges। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आए। तो फाइनली द थिंग इज दैट द क्यू स्मॉल क्यू शुड बी नेगेटिव और अपोजिट साइन इन नेचर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ ए की वजह से बी पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, के इंटू क्यू क्यू, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो सी की वजह से क्यू पर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स क्यू इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका आर माइनस एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में लेना है। तो ये ऊपर ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया माइनस सॉरी के क्यू क्यू आपका दोनों साइड पे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी आर बाई टू। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आर बाई टू आ जाएगी। अब दूसरी चीज, ए इज रिपेल्ड बाई सी, सेम चार्ज, सो ए मस्ट बी अट्रैक्टेड बाई क्यू फॉर द इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने आपको बता दिया, देयरफॉर क्यू मस्ट बी नेगेटिव, ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, another important point, the force repulsion between A and C is equal to force attraction between A and B। तो जैसे हमने इस कंडीशन ली थी तो उसके हिसाब से अगर इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे तो हम Q का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में ये दोनों फोर्सेज इक्विवेलेंट में आ जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इसका मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो ये फोर्स रिपल्शन, जो रिपल्शन फोर्स होगा ए और सी के बीच में वो क्या होगा, के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू ऑलरेडी r बाई टू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर इसको वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। और जो अट्रैक्शन फोर्स है ए और बी के बीच में वो वैल्यू कितनी होगी, k इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन फोर। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये कोई चार्ज क्यू बन रखा है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहाँ पर दो चार्जेस उससे दूर रखे हुए हैं Q2 और Q3। तो Q1 पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स होगा Q1 पर Q2 की वजह से और दूसरा फोर्स Q1 पर होगा Q3 की वजह से। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर टू फोर्सेस एप्लीकेबल टू Q1 which is nothing but the two forces means F2 and F3। तो these two forces are due to individual charges। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा Q1 पर which is nothing but the vector sum of the two forces acting on this particular charge due to the individual forces। तो यहाँ पर superposition principle states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट करने की चीज है दोस्तों वो ये है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब कहने का मतलब है Q2 और Q3 जो चार्जेस रखे हैं, अगर इनमें से किसी एक चार्ज को मैं यहाँ से डिस्प्लेस कर दूं, मतलब इसको हटा दूं, तो जो F2 और F3 के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, F3 जो है वो Q3 की वजह से लग रहा है, तो ये F3 का मैग्नीट्यूड जो है इसका कोई लेना देना नहीं Q2 के प्रेजेंट होने या ना होने से। तो यही यहाँ पर बात कही गई है। तो फाइनली सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है हम उसको चार्ज की वजह से जो एक पर्टिकुलर सेटअप होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में जो चार्ज का जो लोकेशन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें फोर्स के कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। तो देख लेते हैं कि करके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किस तरह से ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है। तो लेट अस सी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन इज कंसीडर द चार्जेस क्यू, मतलब आपके पास तीन चार्जेस हैं क्यू ईच, दो तो इसमें पॉजिटिव है और एक माइनस है, ठीक है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में मैंने कुछ कैलकुलेशंस कर रखी है पहले से, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड एल मीटर्स है। ओके, ये हमने सारा जो सिस्टम है वो ऐसा ही सिस्टम में ले रखा है, और इसके वर्टिसेस पे तीन चार्जेस रखे हैं, दो तो प्लस क्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ए बी सी, ये ए है,
ये बी और सी, तो ए और बी पर तो पॉजिटिव चार्जेस क्यू हैं, और जो सी पर जो चार्जेस वो माइनस क्यू है उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है आपका, उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी सारी जो आर्म्स होती हैं आपस में इक्वल होती है, ठीक है, ये दो चीजें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर Q2 को लेता हूँ, तो दोस्तों ये Q2 है, ये जो आपका जो Q2 चार्ज है, इस पर जो दो फोर्सेस काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ दो चार्ज फोर्सेस हैं, एक तो Q है और एक दूसरा माइनस Q है, तो बाकी के दो चार्जेस की वजह से इस पर दो फोर्सेस काम करेंगे। चूंकि ये देखिए प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लग रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो फोर्स है इस पर इस तरह से काम कर रहा है। इसी तरीके से ये जो दूसरा फोर्स, ये चूंकि ऊपर सी पॉइंट पर जो है वो माइनस क्यू चार्ज अगर मैंने रखा हुआ है, तो ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, ठीक है, ये वाला इस तरीके से लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका बी से सी की तरफ है, ठीक है, बी सी ये वेक्टर दिखाया हुआ मैंने, ये जो यूनिट वेक्टर है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया, बी सी कैप से मैंने इसको दिखाया हुआ है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स का, मतलब बी टू सी डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है। और ये वाला जो फोर्स है वो काम कैसे कर रहा है, वो ए से बी की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फोर्सेज है, तो मैंने आपको बताया चूंकि दोनों ये चार्जेस इक्वल है और इनके डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं वो आपके एक तो 120 डिग्री पर होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप इस मैग्नीट्यूड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं उस पर आगे जाने से पहले इसी तरह से यहाँ पर की एनालिसिस भी आपको बता देता हूँ। देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, क्योंकि इसका सिमेट्री है, तो इस पॉइंट पर भी इसी तरह से फोर्सेस का सेटअप बनेगा, मतलब दो इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है। यहाँ पर देखना है 120 डिग्री का जो एंगल है उन दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा। इसको देख लेते हैं। अब ये जो सी पॉइंट है, इस पर जो चार्ज रखा, इस चार्ज पर भी दो फोर्सेज लगे हुए हैं, लेकिन उनका सेटअप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, और बाकी के दोनों ये पॉजिटिव हैं, ये जो नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए हैं। इसका मतलब है अब इसमें फोर्सेस का डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये वाला फोर्स जो है वो सी से ए की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर भी ये वाला जो फोर्स है वो सी से बी की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं यहाँ पर अभी भी ये इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दीज टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैविंग ए एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो अब देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। देखिए ये मैंने आपको बताया कि ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि L इसका डिस्टेंस और सारे चार्जेस की वैल्यू Q है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos 120, जैसा मैंने आपको भी समझाया। और BC कैप क्यों लिखा है, क्योंकि B से C की तरफ जा रहा है ये फोर्स, ओके। तो हम इस तरीके से Q1 का फोर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F2, तो F1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, इसी तरह F2 की वैल्यू निकालूंगा। अब F1 F2 दोनों इक्वल होंगे, ओके। तो इस तरीके से हम Q1 और Q2 पे हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं टोटल फोर्स ऑन Q3 क्या हुआ, क्योंकि Q3 पर जो है दोनों फोर्सेज जो है वो 60 डिग्री पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाते समय यहाँ पर 60 डिग्री लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं F3 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, पिछले दो केसेस में cos 120 डिग्री लिया गया था, यहाँ पर cos 60 डिग्री लिया है। तो यहाँ पर अब ये वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, ये फोर्स जो है वो नॉर्मल है, बेसिकली वो नॉर्मल एन का मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये देख रहे हैं आप, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया है, ये इस तरीके से, दिस इज एन डायरेक्शन, यू कैन से एन। तो ये आपका एन जो है, एन जो एन कैप है विच इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल एसीबी। ये जो ट्राइंगल एसीबी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना है 30 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है इसके अलोंग ये वेक्टर काम करेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। तो दिस इज द एप्लीकेशन of superposition principle. Again, we can see the example using this superposition principle. For example, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड Q फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज जीरो। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अब ये रेक्टेंगल दे रखा है, या आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसके चारों कोनों पर हमने चार चार्जेस रख रखे हैं, देख रहे हैं आप, स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, मतलब डायगनली अपोजिट जो है वो सेम चार्जेस हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं डायगनली अपोजिट है, ये स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू एक दूसरे का अपोजिट रखें, इसी तरह कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो फॉर द फोर्स ऑन ऑन क्यू टू बी जीरो, अब हमें क्या करना है कि क्यू, ये वाला क्यू पर्टिकुलर क्यू है, इस पॉइंट पर क्यू पे हमें वो निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, ये वाला ये कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि क्यू पर वो फोर्स जीरो हो जाए। तो फॉर फोर्स ऑन क्यू टू बी जीरो, चार्जेस
Q एंड Q मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अपोजिट नेचर का मतलब है आप इसमें इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये Q है तो यहाँ पर आप एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब स्क्वायर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का डायरेक्शन निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए अगर ये Q है, कैपिटल Q, तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ, ये अगर प्लस है तो ठीक है, यहाँ पर ये वाला फोर्स जो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसका काम करेगा, इस डायरेक्शन में एफ ए, इसी तरह के से ये भी एफ ए हो जाएगा और ये भी आपका एफ हो जाएगा, नहीं? ओके, नाउ दीज आर पॉजिटिव charges, suppose now if Q is a charge like this, so that the resultant of these three, अभी मैंने आपको ये तीनों जो चार्जेस दिखाए हैं, इन तीनों चार्जेस का जो वेक्टर सम होगा उसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट आपका जो फोर्स काम करना चाहिए जो कि इसके अपोजिट होना चाहिए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये फोर्स अपोजिट होगा तभी ये नेट फोर्स इस पर, इस पर्टिकुलर चार्ज पर जीरो होगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ वन डैश निकालना है अगर मुझे, एफ वन डैश, तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर हो जाए। तो एफ वन डैश कौन सा है, ये दो फोर्सेज हैं आपके, एफ वन डैश एक तो ये वाला एफ होगा विच इज एफ अंडर रूट टू, ओके, और एक आपका जो फोर्स होगा ये इसका अपोजिट होगा जिसको मुझे कैलकुलेट करना है, एफ आर, जिसको रिजल्टेंट बोलना हो। तो जब ये एफ आर जो होगा, एफ अंडर रूट टू के, एफ अंडर रूट टू कैसे आ रहा है दोस्तों, ये वाले दोनों जो आपके वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं और इक्वल हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर इक्वल वेक्टर है, इसलिए ये एफ अंडर रूट टू हो गया। तो एफ अंडर रूट टू जो है एफ आर के बराबर होना चाहिए। अब एफ ए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, एफ ए का मतलब है इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, जिनके बीच की दूरी ए है। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं रूट टू को ऐसे लिख दिया, और के टाइम्स कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बिकॉज हर स्क्वायर के हर आर्म जो है ए, उसकी वैल्यू दे रखी है ए मीटर्स में। और एफ आर क्या है, एफ आर देख सकते हैं यहाँ पर, एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर का डायगोनल क्या हुआ, स्क्वायर का डायगोनल रूट टू टाइम्स ए हो जाएगा, तो रूट टू टाइम्स ए का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो इससे आपके ये दोनों साइड में आपको सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू क्यू। तो दिस इज the basic logic and this is how we can solve the problem using the superposition principle। तो q की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, q इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू टाइम्स कैपिटल q। ठीक है, इसको मैंने और यहाँ पर देखिए ये और समझा दिया आपको, यहाँ पर ये दोनों चार्जेस को हमने किस तरह से इनका कन्फिग्रेशन लिया है, ये अगर हम इसको चार्जेस को अगर इस तरह से लेते हैं तो ये कन्फिग्रेशन बन गया, जैसे मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ। तो ये वाला जो डायगनली अपोजिट जो फोर्स दिख रहा है जिसको मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ये फोर्स अगर इसके एफ आर के इक्वल हो जाएगा अपोजिट, तब ये बैलेंस हो जाएगा, तब ये आपका नेट जो सिस्टम है बैलेंस में रहेगा। ओके, तो दिस इज अनदर इलस्ट्रेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, तो Q की वैल्यू अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो साइन के साथ Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी Q टाइम Q इज इक्वल टू टू अंडर टू ब्रैकेट माइनस Q, क्योंकि मैंने आपको बताया भी अगर ये Q पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में आपका ये बैलेंस नहीं होगा, तो Q शुड बी माइनस, तो Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q अपॉन टू अंडर टू आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, ये भी एक हेक्सागन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, फाइंड 5 point charges each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q placed at the center of hexagon? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक है हल्का सा समझने के लिए, जिससे ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब ये हेक्सागन का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हेक्सागन है मतलब इसके 6 कोने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इसके हेक्सागन की 6 कोने हैं, जिनमें से 5 कोनों पे तो आपने चार्ज रख दी, छठा कोना मतलब 6 जो आपका जो वर्टिस वो आपने खाली छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यहाँ पर जो है 6 में से 5 कोनों पे चार्ज रख दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि जो सेंटर पे जो फोर्स, ये कोई चार्ज मैंने रखा हुआ है, वो उसमें कितना जो है आपका फोर्स काम करेगा। तो ये देखिए अगर ये सारे छह वर्टिसेस पे, ठीक है, इफ वी आर पुटिंग द चार्ज इन ऑल 6 वर्टिसेस देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेंटर वुड बी जीरो। उसका कारण क्या है, आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट है, डायगनली अपोजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि 6 कोने हैं एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट जो बैलेंस बैलेंस मतलब 6 फोर्स लगेंगे इक्वल अपोजिट होंगे सारे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो फाइनली क्या होगा कि आपका पॉइंट ओ है, मतलब इसका जो सेंटर है हेक्सागन का उस पर नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट पर चार्ज नहीं रखा हुआ है, मतलब ये वाला जो पॉइंट ए है इसको अगर मैं कह देता हूँ, इस पर पॉइंट नहीं रखा, मतलब 1 2 3 4 5 ये जो नंबर पड़े हुए हैं इन पर चार्जेस रखे हैं और 6 पॉइंट पर चार्ज नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसमें हमें यही लॉजिक लगाना है कि जो मैंने यहाँ लिखा भी है देखिए, इफ देयर हैड बीन ए 6 चार्ज प्लस क्यू एट द वैकेंट वर्टेक्स, मतलब वैकेंट का मतलब ये जो खाली वाला जो कोना है जिस पे हम कोई चार्ज अगर रखते हैं तो क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ द हेक्सागन, देन फोर्स ड्यू टू ऑल द 6 चार्जेस ऑन माइनस क्यू एट ओ वुड हैव बीन जीरो।
जैसे मैंने आपको बताया, एज द फोर्सेस फॉर्मिंग ए पेयर ड्यू टू चार्जेस लाइंग अपोजिट टू ईच अदर विल बैलेंस ईच अदर, जैसा मैंने आपको समझाया, ठीक है। अगर 6 चार्ज होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो सेंटर पे आपका नेट फोर्स 0 हो जाता। चूंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोने पे से चार्ज गायब कर रखा था, यहाँ पर अब जो फोर्स की कैलकुलेशन करनी है तो वो क्या होगा, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि मतलब ये जो 5 फोर्सेस बचे हैं, 5 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको अकेला बैलेंस करने के लिए जो 6 फोर्स है जो क्यू की तरफ लगेगा, वो आपका दोनों इक्वल होने चाहिए, देन ओनली यू कैन से द सिस्टम इज बैलेंस। तो यहाँ पर यही लॉजिक काम करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ इफ स्मॉल एफ इज द फोर्स ड्यू टू सिक्स चार्ज, सिक्स चार्ज का मतलब जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये वाला, ये जो ए वाला ये पॉइंट है जिस पर चार्ज नहीं है, एंड कैपिटल एफ ड्यू टू रिमेनिंग 5 चार्जेस, ठीक है। तो एक 5 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ये छठे फोर्स के रिजल्ट के बराबर होना चाहिए, उनका जो रिजल्टेंट है वो 6 फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, देन ओनली द सिस्टम इक्विलिब्रियम वुड बी अचीव्ड। तो वही लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, नल वेक्टर हो गया ये। तो स्मॉल एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर हो गया। तो ये आपका लॉजिक क्या होगा, एफ की वैल्यू आएगी एफ विच इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए एल क्या हुआ, ये सारे इसके जो आपके वो आपके एजेस जो है वो सारी एल हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप इनको लेंगे तो सेंटर पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा दोस्तों, ठीक है। एज फॉर मैथमेटिक्स दिस वुड फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये सारी आर्म्स भी एल के बराबर होंगी। तो आप देख सकते हैं ओ और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो सिंपली यू आर गेटिंग क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों ये जो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को मैंने आपको 3 तरीके से एग्जांपल से, हेक्सागोन से, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से बताया होगा, एक आपका स्क्वायर वाले सिस्टम सेटअप से मैंने आपको बताया। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों। और कोई इसमें सजेशंस हो तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई फीडबैक हो तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि ये फिजिक्स जो है 12th का जो फिजिक्स है उसको बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को या अपने जो कोलीग्स हैं उनको बताने की कोशिश करूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप you will understand the problems being explained in this particular chapter. Okay, so hope I will be meeting you in the next lecture with some more topics. Thank you for watching the video. Jai Shri Ram.